ठीक है, आवाज आ रही है क्या? मास डिफेक्ट देख लिया हमने। ठीक है। मास एक्सपेक्टेड मतलब मास थियोरेटिकल, मास ऑब्जर्व्ड। ठीक है, देख लिया हमने। ये जल्दी जल्दी तुम्हें लिखना आना चाहिए। तुम फिजिक्स को लिख करके प्रैक्टिस करते हो ना, जैसे बच्चों वाले समय पे करते थे ना, बचपन में। एक बार लिख लिया तो याद हो जाता था, वैसे किया करो कोई भी सब्जेक्ट को। चाहे कितना भी तुम्हें कॉन्फिडेंस लग रहा हो, एक बार लिख लिया करो शुरुआत शुरुआत में। तो जेड बार तो प्रोटॉन को जोड़ोगे, ए माइनस जेड बार न्यूट्रॉन को जोड़ोगे, क्योंकि ए माइनस जेड लोग ही हैं न्यूट्रॉन लोग। थियोरिटिकली मास, सॉरी, एक्सपेरिमेंटली एटम का मास नाप लोगे, है ना। एम एटम को एम एक्स दिखाया जाता है, याद रखना। ठीक है, फिर उसमें से जेड बार वो इलेक्ट्रॉन लोग को हटा देना, क्योंकि हम लोग न्यूक्लियस के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है। ठीक है, ये फॉर न्यूक्लियस ही है। ठीक है, तो ये जो मैं ये बताता हूँ फॉर न्यूक्लियस, ये तुम्हें एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन जो मैं देता हूँ वो इंपॉर्टेंट है, लिंक को समझने के लिए, कड़ी को समझने के लिए। ठीक है। अब आते हैं बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन वाले कंसेप्ट पे। ठीक है, क्या पढ़ रहे हैं? बाइंडिंग एनर्जी तो पढ़ रहे हैं, ये पढ़ लिया हमने, ये पूरा कैलकुलेशन पढ़ लिया हमने। ठीक है, दिस वी हैव डन। अच्छा हाँ, ये चीज़ है कि डेल्टा एम सी स्क्वायर की जो वैल्यू है। ठीक है, अरे कुछ नहीं यार, तुम्हें बताऊंगा कैलकुलेशन के दौरान क्या यहाँ पे लिखा है, इट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट। जो मैंने बताया उतने से तुम्हारा हर चीज़ हो जाएगा। अब आते हैं बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन पे। तुम लॉजिकली सोचो, ये वैसी बात है, मैग्नेटाइजेशन में बोले थे ना, मैग्नेटाइजेशन डिफाइन वगैरह कर रहे थे कि पर यूनिट वॉल्यूम देखते हैं करके। अब तुम सोचो 5 लोग मिलने आए, 5 नहीं 6 ले लेते हैं, कार्बन में 6 लोग आते हैं मिलने। 6 लोग मिलने आए और रिलीज किए 60 जूल, जस्ट सेइंग। ठीक है, 6 लोग मिल करके आए, 60 जूल रिलीज किए और ये बना दिया कार्बन। अब ऐसे ही 10 लोग मिलने आए लेटेस्ट से। ठीक है, 6 कार्बन, 6 कार्बन में नहीं होता, 6 हीलियम, सॉरी लिथियम में होता है। ठीक है, बिकॉज 3+3 रहते हैं ना। अब ऐसे ही मान लो कार्बन में ले लेते हैं, कार्बन में 12 लोग आते हैं, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, इसमें भी 3+3 प्रोटॉन कर देते हैं ना। अब ये लोग आकर के 12 लोग 100 जूल निकाले लेटेस्ट से, जस्ट गिविंग एन एग्जाम्पल। ठीक है। ठीक है ना, अब सोचो ये ज्यादा बाइंडिंग एनर्जी किससे निकली है? इससे। बाइंडिंग एनर्जी तो यहाँ पे ज्यादा निकली है ना, पर स्टेबल कौन ज्यादा होगा तुम खुद बताओ। कार्बन। कार्बन नहीं होगा, लिथियम ज्यादा होगा। सोचो यहाँ पे 6 लोगों ने बोला है कि यार हम तो, हर एक बंदों ने हम में से 10 कंट्रीब्यूशन दिया है, हमने हर एक ने 10-10 कंट्रीब्यूशन दिया है, तो हमारी हर में से 10 की कंट्रीब्यूशन होने के चलते हम लोग इतने स्टेबल फील कर रहे हैं, ईच वन ऑफ अस इज फीलिंग दिस मच स्टेबल। अब यहाँ पे बोलेंगे कि ईच वन ऑफ अस इज फीलिंग दिस मच स्टेबल, जो कि 8 के आसपास है, 12 8 96 रफली। ठीक है, लोग कुछ होगा, नहीं ध्यान दे रहा, 8.3 के आसपास होगा। ठीक है, तो इसमें ईच ईच न्यूक्लियन इज दिस मच स्टेबल। ठीक है, तो भाई ज्यादा बड़ा एटम आ रहा है तो ज्यादा बाइंडिंग एनर्जी तो निकालेगा ही ना, उसमें कोई बड़ी बात थोड़ी है। तो हम लोग बोलते हैं बाइंडिंग एनर्जी इज नॉट अ इंडिकेटर ऑफ, बाइंडिंग एनर्जी इज नॉट अ प्योरली इंडिकेटर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ द न्यूक्लियस, रादर बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। ठीक है ना, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन इज द इंडिकेटर ऑफ द ऑफ स्टेबिलिटी। समझ गए हो क्या? बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन इज इंडिकेटर ऑफ स्टेबिलिटी। ठीक है, सिर्फ बाइंडिंग एनर्जी से नहीं बता सकते। ठीक है, वही बात बोल रहे हैं, अगर किसी का बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ज़्यादा बड़ा है,
ए मतलब न्यूक्लियन ना, ए इज नंबर ऑफ न्यूक्लियन, ठीक है, वो ज़्यादा स्टेबल होगा। अब तुम मेरे को यहाँ पे देख करके बताओ, पी क्यू आर में स्टेबिलिटी का ऑर्डर बताओ। पी वाले का मास नंबर 10 है, क्यू वाले का 5 है, आर वाले का इतना है, और बाइंडिंग एनर्जी जो मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, मेगा समझते हो ना, 10⁶ इलेक्ट्रॉन वोल्ट को हम लोग क्या बोलेंगे, मेगा इज इक्वल टू मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है, उन्होंने इतना इतना निकाला है। तो तुम बताओ सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन है, फिर सबसे लीस्ट स्टेबल कौन है? क्यू सबसे ज्यादा है, पी सबसे कम है। ठीक है, देख करके बताओ, क्योंकि भाई यहाँ पे 11 है वो रेशियो, यहाँ पे 12 है वो रेशियो, और यहाँ पे 10 है वो रेशियो। तो Q जो है मोस्ट स्टेबल है, देन फॉलोड बाय R, देन फॉलोड बाय P। ठीक है अरिंदम, Q देख ले अरिंदम, Q की कैलकुलेशन तूने देखी नहीं लग रहा है मेरे को। ठीक है, यही क्वेश्चन आता है भाई नीट वगैरह में, देख लो नीट में यही सब कुछ है यहाँ पे इस चैप्टर में, तुम्हारे पास भी पूछा जा सकता है। तो वही देखो हमने जो लिख रखा है QRP, वही ऑर्डर यहाँ पे है। खुश रहो छोटे छोटे क्वेश्चन बना करके। ठीक है, ये पेज में जितने कैलकुलेशन है सब करने हैं तुम्हें, और ठीक है, ये देखो ये जानते हो ना कि भाई 3 स्टेबल आइसोटोप हैं नियॉन के, 10 20 10 21 10 22, और उनकी रेश उसकी जो अबंडेंस है 90% ये पाया जाता है, 0.27% ये पाया, 9.22% ये पाया जाता है। ऐसा नहीं कि दुनिया के अलग अलग जगह में पाया जाता है ना, जहीं कहीं पे अगर तुम कहीं पे नियॉन लेकर के आओ तो दैट नियॉन इज मोस्ट लाइकली टू बी कंटेनिंग ऑल दिस थ्री, प्योरली थोड़ी मिल जाता है। किसी को ऐसा डाउट तो नहीं है ना कि हमारे पास जो ऑक्सीजन है हमारे पास में वो सर ऑक्सीजन 16 ही होगा ना, उसमें ऑक्सीजन 18 तो नहीं रखा होगा, कुछ ट्रेसेस अमाउंट में तो ये भी होंगे, जितनी भी इनकी रिलेटिव अबंडेंस हो। ठीक है, तो इनका जो एवरेज एटॉमिक मास है, क्योंकि सिंपल एटॉमिक मास तो नहीं बता सकते ना, तुम्हारे साथ जो नियॉन है उसमें पड़े ही 3 लोग हैं, तो तुम किसी एक का मास कैसे बता सकते हो? तो ऐसे केसेस में हम लोग एवरेज एटॉमिक मास रिप्रेजेंट करते हैं, और वो क्या होता है, वेटेड एवरेज होता है। टेक्निकल टर्म इज वेटेड एवरेज। बहुत सिंपल है वेटेड एवरेज निकालना। ठीक है, जिसकी जितनी अबंडेंस उसका उतना कंट्रीब्यूशन होगा मास में, समझ रहे हो ना, जिसका जितना कंट्रीब्यूशन होगा। ये वेटेड एवरेज का फॉर्मूला होता है, स्टैटिस्टिक्स में पढ़ते हैं इस चीज को। ठीक है, तो ये पढ़ लिया हमने। तो 90% को 0.9 लिख देना। देखो कोई बात नहीं, अगर नीचे में 1 लिखना चाहते हो तो 0.9 लिखोगे, नीचे में 100 लिखना चाहते हो तो 90% लिखना फिर तुम, है ना, काफी लॉजिकल तरीका है ना निकालने का। 90% ये लोग पाए जाते हैं, 27 जितना भी है 20%, सॉरी 0.27% ये लोग इतने मास वाले पाए जाते हैं, और 9.22% इतने मास वाले पाए जाते हैं। तो परसेंट को अगर तुमने 90 और 9.22 लिखा है तो यहाँ पे नीचे में 100 से डिवाइड करोगे, क्योंकि तीनों वेट्स, तीनों के वजन, वेट्स मतलब वैसा वजन नहीं है, ये मास वाला वजन नहीं है, कंट्रीब्यूशन वाला वजन है ये। ठीक है, समझ गए हो क्या यार? ये बच्चे नहीं हो तुम। नहीं समझ आओ तो प्लीज़ पूछो, क्योंकि मैं समझ गया था अपने समय पे कि लॉजिकल बात है ये काफ़ी करके। ठीक है, अब ये देखो ये चीज़ क्या पूछ रहा है, अ न्यूक्लियर रिएक्शन इज गिवन बाय दिस बाइंडिंग एनर्जी आर गिवन एज B1 B2 B3 B4, मतलब ये न्यूक्लियस जब इंडिविजुअली बना होता तो B1 बाइंडिंग एनर्जी होती, ये न्यूक्लियस जब इंडिविजुअली बना होता तो B2 बाइंडिंग एनर्जी होती। ठीक है, तो फाइंड द एनर्जी रिलीज इन द रिएक्शन। समझ ही रहे हो, फाइनल जितना हमारे पास में बाइंडिंग एनर्जी है और इनिशियल जो है, ठीक है, इन्हीं का डिफरेंस ही रिलीज हुआ होगा। थोड़ा 2 मिनट सोचो खुद से। तुम मेरे को ये बताओ सोच करके, ये यार ऐसा मत सोचना कि कुछ स्टूडेंट ऐसा थोड़ा सोच बैठते हैं
कि उस न्यूक्लियस के अंदर में भी बाइंडिंग एनर्जी रखी हुई है, ऐसा नहीं है ना। उस न्यूक्लियस को अगर तुमने बाइंडिंग एनर्जी दे दी तब तो टूट जाएगा ना। ठीक है, अब सोचो, अगर किसी रिएक्शन, कोई भी दुनिया का रिएक्शन है, चाहे तुम कुछ भी ले लो, अगर कोई रिएक्शन से तुम राइट साइड की तरफ जा रहे हो तो रिएक्शन क्यों प्रोसीड हुआ होगा? केमिस्ट्री पढ़ पढ़ के इतना समझ गए होगे, वो इसलिए प्रोसीड हुआ होगा बिकॉज ये स्ट्रक्चर ज़्यादा स्टेबल होगा, यहाँ पे कन्फिग्रेशन हमारे स्टेबल होंगे, तभी ऐसा हो सकता है। ठीक है, अब स्टेबल कन्फिग्रेशन ने ज़्यादा एनर्जी रिलीज करी होगी। ठीक है, यानी कि ये क्वांटिटी बड़ी है, ठीक है, ज़्यादा रिलीज करी होगी, इन्होंने अपने बनते समय कम रिलीज करी होगी, है ना। तो अगर यहां से यहां पहुंचे तो इनका जो डिफरेंस है वो रिलीज होना चाहिए, है ना। देखो A प्लस बी बनने में मान ली इन्होंने 100 जूल की मिला करके आहुति दी हो, और C प्लस डी अगर कहीं पे भी बनते हैं तो 120 जूल की आहुति देते हैं शुरुआत से। समझ रहे हो ना, C और D जब इंडिविजुअली अलग अलग होते, पूरे का पूरे C नहीं बना होता, D नहीं बना होता, और C बन जाता खुद से कहीं पे सेपरेटली, कहीं पे D सेपरेटली खुद से बन जाता, तो वो दोनों मिला करके 120 जूल का इनके पास ने बाइंडिंग एनर्जी रिलीज किए होते हैं। तो यहाँ से यहाँ तक जाने में कितना रिलीज करेंगे फिर? अगर ये कॉन्फ़िगरेशन से ये कॉन्फ़िगरेशन में जाना है तो 20 तो रिलीज करना ही पड़ेगा, तब तो ये बन पाएंगे ये लोग, क्योंकि ये बनने का रिक्वायरमेंट ही 120 है, और इन्होंने अब ये बनने के लिए ऑलरेडी 100 दे चुके हैं। ठीक है, प्लीज आस्क यार। ठीक है, पूछो पूछो, क्योंकि मैं काफ़ी नॉन टेक्निकल टर्म्स में समझा रहा हूँ, क्योंकि मुझे काफ़ी ये नॉन टेक्निकल चीज़ें लगती हैं। इट इज़ वेरी इजी। हाँ सर, अपन सिंपली ये बोल सकते हैं ना कि सी और डी बन रहे हैं तो स्टेबल हो रहे हैं तो एनर्जी रिलीज कर रहे होंगे, हाँ हाँ और ए और बी टूट रहे हैं तो एनर्जी हाँ, मतलब एब्जॉर्ब चाहिए कर होगा, रहे होंगे, ऐसा कुछ भी, तो रिलीज जो माइनस जो एब्जॉर्ब तेरा, होगा हाँ, टोटल एनर्जी। समझ गया मैं। ठीक है, जो तेरा लॉजिक है उससे समझ सकता है, सही बोला तू भी। ठीक है, बाकी इसको मैं ऐसे देखता हूँ कि इनके डिफरेंस को अगर ये लोग रिलीज नहीं करेंगे तो इस कन्फिग्रेशन से इस कन्फिग्रेशन में क्यों जाएंगे? ठीक है, जा ही नहीं सकते फिर। ठीक है, सोचना पूछना अपने फिलोसफीज को। ओके, यहाँ पे आते हैं। ये क्वेश्चन करना बहुत जरूरी है, यही हमारे एनसीईआरटी में ना 14-15 कुछ क्वेश्चन है एनसीईआरटी एंड एक्सरसाइज में, और उस, तुम ट्रस्ट नहीं करोगे, पता नहीं क्यों एनसीईआरटी ने ऐसा किया, उस 14 में से 5 से 6 क्वेश्चन ऐसे हैं जो इसी कैलकुलेशन के ऊपर बेस्ड हैं। वैसे एनसीईआरटी एंड एक्सरसाइज में रिपीट नहीं करता है ना, केमिस्ट्री में करता है बट फिजिक्स में तो नहीं करता था, बट इस चैप्टर में है। तो इस क्वेश्चन को तुम्हें खुद पूरा बनाना है अपने हाथ से, पेन से। मैं तुम्हें करके दिखाता हूँ बट यू हैव टू डू इट। कैलकुलेट द बाइंडिंग एनर्जी ऑफ एन अल्फा पार्टिकल फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। बाइंडिंग एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल। अब तुम सोचो, एक अल्फा पार्टिकल है, मतलब हीलियम का न्यूक्लियस है, तो इसने पहले ही न्यूक्लियस के बारे में ही बात कर दिया है। ठीक है, तो He24 ये उसके न्यूक्लियस को दर्शा रहा है, तो हम बोलते हैं 2 बार तो प्रोटॉन होना चाहिए, प्लस 4 - 2 बार न्यूट्रॉन होना चाहिए, ये तो थियोरिटिकल हुआ, माइनस मास ऑफ, समझ रहे हो, एच, मास ऑफ He माइनस 2 बार मास ऑफ इलेक्ट्रॉन को हटाते, तो ये डेल्टा एम आता, देखते रहना। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, 2 बार मास ऑफ प्रोटॉन लिखूंगा। क्या लूं इनमें से, कौन मास ऑफ प्रोटॉन है बताओ, 1 और 2 में से? इसने 3 डाटा दिया है टोटल, इसी में है क्या मास ऑफ प्रोटॉन कहीं पे? हाँ, ये मास ऑफ प्रोटॉन ही है ना। हाँ सर। अब इस चीज को थोड़ा समझो, मैंने इस चीज पे उतना स्ट्रेस नहीं दिया तुम्हें, एक बार ट्राई करते हैं इसको अंडरस्टैंड करने का। जैसे यार हमने क्या बोला, हमने बोला कि 1 AMU जो है ना, या फिर 1U जिसको बोलो, अब U से रिप्रेजेंट करते हैं, तो 1 AMU जो है, वन वो 1.66 निकल करके आया। ठीक है, दिस वी सॉ। लेकिन मास ऑफ प्रोटॉन कितना होता है बताओ, मास ऑफ प्रोटॉन, ये तो 1.672 होता है ना, 1.67। 2 है ना। तो हम U के टर्म्स में कैसे रिप्रेजेंट करें, इससे कुछ गुना ज्यादा है ये, बेसिकली इतना डिवाइडेड बाई इतना करो तो तुम्हें 1.007 मिलेगा। 3 डेसिमल प्लेसेस तक याद रखने, उससे ज्यादा याद रखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ये 1.007 मिलेगा, और जो तुम्हारे लिए मास ऑफ न्यूट्रॉन जो है ना, ये 1.007 क्यों है, यू के टर्म्स में अगर करोगे तो यू को ओपन कर सकते हो तुम, यू इज 1.66 इंटू 10⁻27, मास ऑफ न्यूट्रॉन इज 1.008। ठीक है, ऑफकोर्स मास ऑफ न्यूट्रॉन ज़्यादा रहेगा। ठीक है,
सो दिस इज देयर। तो ये जो है ये मास ऑफ हाइड्रोजन एटम दे रखा है भले ही, लेकिन यही हमारे लिए मास ऑफ प्रोटॉन है। अगर नहीं भी दिया होता तो दिस वी मस्ट रिमेंबर, ये फैक्ट पूरा, ये स्टार मार्क जो कर रहा हूँ नोट्स में डालना है इसको, ठीक है। तो 2 टाइम्स क्या लिखूँ मैं यहाँ पे, 1.007 इंटू यू। अच्छा, मैं कैलकुलेशन को यू छोड़ करके मैं इन्हीं के टर्म्स में नहीं कर सकता था क्या? इनके टर्म्स में कर सकते थे डेफिनेटली, ठीक है, इनके टर्म्स में लिख सकते थे, ये नंबर है ही इतना इनफैक्ट, ठीक है। प्लस यहाँ पे 2 बार मास ऑफ न्यूट्रॉन लाना है तो वह है 1.008 इंटू यू, ठीक है। इन्होंने देखो मास ऑफ, ये देखो इन्होंने खुद लिख रखा है कि मास ऑफ इसका न्यूट्रॉन का, ठीक है। ऑल्दो ऐसे लिखा हुआ हर बार नहीं मिलेगा तुम्हें, तुम्हें याद रखना होगा डेटा को, 1.008, तो यहाँ पे 1.008 लिखोगे, फिर माइनस मास ऑफ हाइड्रोजन, कितना होगा ये लिखा हुआ है, मास ऑफ एटम तो खुद देंगे ना, वो कहाँ से तुम याद रखोगे हर एक का। एंड ध्यान दो क्योंकि ये प्रैक्टिकल बात है इसलिए, हीलियम का माइनस करना है, अल्फा पार्टिकल। हाँ, तो लिखा तो इसने मास ऑफ एटम ऑफ व्हाट, हीलियम ही तो है ये, मास ऑफ एटम ऑफ हीलियम ही दे रखा है, ठीक है। देखो एक बार बताता हूँ मैं तुम्हें, ये जो नंबर दे रखा है ये विथ इलेक्ट्रॉन दे रखा है कि विदाउट इलेक्ट्रॉन दे रखा है, कैसे बताएंगे बताओ, कैन वी टेल दिस? मेरे हिसाब से तो नहीं बता सकते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे अल्फा पार्टिकल बोल रखा है, तो हो सकता है अल्फा पार्टिकल का ही दिया हो। अगर इन्होंने अल्फा पार्टिकल दे रखा है ना लेटेस्ट से, तो हमें अल्फा पार्टिकल में से और इलेक्ट्रॉन रिमूव करने की क्या जरूरत है, तभी रिमूव नहीं करेंगे। बट अगर इन्होंने हीलियम का दे रखा है, अगर मान लो ये दे रखा है, तो इसमें से 2 बार इलेक्ट्रॉन हटाना पड़ेगा। हम लिखते हैं एग्जामिनर को दिखाने के लिए 2 ये हटा रहे हैं करके, और कभी नहीं हटाते, कैलकुलेशन में कभी नहीं हटाते, बोल देते हैं एज कंपेयर टू दिस क्वांटिटी दिस इज ऑलवेज वेरी लेस, कभी नहीं, नॉट इवन ए सिंगल टाइम तुम हटाओगे, ठीक है। तो फर्क तो वैसे भी नहीं पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे 4.00260 लिखो, माइनस 2 इंटू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन लिखो, और बोल देना कि दिस इज अप्रॉक्सीमेटली 0, ठीक है। अब ये पूरी क्वांटिटी को करने के बाद में ना तुम्हारा आंसर ये आया है, देखो करोगे तुम खुद घर पे, अभी नहीं करने दे रहा, टाइम थोड़ा कम है, बट तुम्हें करना ही है यार ये चीज़ को। दिस क्वेश्चन इज देयर, ये तुम्हें मालूम है ये क्वेश्चन जो है इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तुम्हारे जेई मेंस में आ सकता है, ठीक है, ट्रस्ट में ऑन दिस। तो इतना इंटू यू इंटू सी स्क्वायर आया, समझ रहे हो? नाउ व्हाट इज हैपनिंग, या तो तुम यू की वैल्यू पुट करो और सी की वैल्यू पुट करो, आर यू गेटिंग इट? यू की वैल्यू क्या पुट करोगे, 1.66 इंटू 10 to the minus 27, 27, हाँ, और सी स्क्वायर की वैल्यू पुट करोगे 9 इंटू 10 to the power 16, बेसिकली 3 इंटू 10 to the power 8 का स्क्वायर है ना। तो ये कैलकुलेशन जो है ना, ये एक बार हमने करके करके रट लिया है, वंस एंड फॉर ऑल हमने रट लिया, ये वैल्यू आती है 931, ठीक है। मतलब एक एम यू जलने से, जलना मतलब कंप्लीटली एनर्जी में कन्वर्ट करने से 931 इंटू 10 to the power, सॉरी 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट रिलीज होता है। ये तुम्हें करके दिखाता हूं मैं, ठीक है। देखो ये कैलकुलेशन पूछा जाता है ना सीबीएसई में, कैलकुलेट द एनर्जी रिलीज व्हेन 1 एएमयू इज कन्वर्टेड इनटू एनर्जी, कैलकुलेट द एनर्जी रिलीज व्हेन 1 एएमयू इज कन्वर्टेड इनटू एनर्जी। तो हम लोग बोलते हैं कि एनर्जी रिलीज्ड इज डेल्टा एम का सी स्क्वायर, जो भी तुम कन्वर्ट कर रहे हो उसको लिखो यहाँ पे, ठीक है। तो इतना जूल रहेगा ये, दिस इज जूल, नो प्रॉब्लम, ठीक है। बट जूल को अगर हमें उसमें कन्वर्ट करना है तो क्या करोगे, ये चीज तुम्हारी स्ट्रांग होनी चाहिए। यूनिटरी मेथड आ रहा है यहाँ पे, एक जूल में बहुत सारे रहते हैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जूल इज अ बिग यूनिट, ठीक है। तो मैं डिवाइड करूंगा ना, क्योंकि ये नंबर में 10 to the minus 19 लिखा है, अगर इस नंबर को मैं मल्टीप्लाई कर देता तो बहुत छोटा यूनिट नहीं आ जाता, बहुत छोटी नंबर नहीं आ जाती। हाँ, 1 जूल हैज 1 जूल, सॉरी, अगर ये कन्वर्जन नहीं समझ आ रहा तो बताओ, 1 जूल में कितने इलेक्ट्रॉन वोल्ट रहते हैं?
ठीक है, ये देख लेना। ये कैसे बता रहे हैं? क्योंकि भाई ई की क्या वैल्यू पुट करने वाले हो तुम यहाँ पे? 1.6 इंटू 10⁻19, तो ये कट जाएगा और 1 और 1 रह जाएंगे इधर। ठीक है। यार अगर तुम ये नहीं समझ रहे हो ये सब चीज़ें तो प्लीज़ गो बैक एंड लुक इनटू हाउ यूनिट्स आर कन्वर्टेड। ठीक है, अगर तुम मुझसे पूछोगे तो मैं बता दूंगा, बट 1 जूल इज़ अ वेरी बिग यूनिट, तो उसमें बहुत सारे छोटे छोटे होने चाहिए, इसलिए मैं प्रोडक्ट नहीं कर सकता था, डिवाइड करूंगा। ठीक है, ये कैलकुलेशन अपना है। अब यहाँ पे देखो मैं रफली कैलकुलेट करके दिखा रहा हूँ। ये इसको मैं 1 से थोड़ा बड़ा मानूंगा। ठीक है, और ये +16 है। इसको जब ऊपर भेजूंगा तो 10⁻35 हो गया होगा, 35, क्योंकि 16 और 19 है। ठीक है, 35 में से 27 हटाऊंगा तो कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। तो 10⁻8 हो गया है। ठीक है, यहाँ पे, और यहाँ पे 1 से बड़ा था और एक 9 है। ठीक है ना, समझ रहे हो? यही 938 बन रहा है बेसिकली। 931, 930.8 रहता है तो 931 ले लेते हैं उसको, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, 931 बेसिकली 9 और 1 से बड़ा, तो 9.31 बन रहा होगा। ठीक है, और वो जाकर के फिर 931 इंटू 10⁻6 को मैंने मेगा में घुसा दिया। ठीक है, तो 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है ये। दिस कैलकुलेशन इज ऑफ 2 मार्क्स इन सीबीएसई। 1 एएमयू को रिलीज करते हैं तो कितना आता है? दिस कन्वर्जन यू हैव टू डू मैनी टाइम्स, इसलिए तुम्हें काफ़ी नेचुरल, बहुत फास्ट होना चाहिए इस कैलकुलेशन में, कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करते समय मल्टीप्लाई करें कि डिवाइड करें, वगैरह वगैरह। ठीक है, तो जैसे मैं बोल रहा था तुम्हें कि तुम चाहो तो इस यूसी स्क्वायर की जगह में हर बार 931 पुट कर सकते हो। ठीक है, इसमें दिखने में बहुत अजीब अजीब टाइप के भी नोटेशन से, जैसे कि देखो 1 AMU, मैंने लेफ्ट साइड में क्या लिख रखा है बताओ तुम? ये मास लिख रखा है मैंने लेफ्ट साइड में, तो इसको लिखते हैं 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट अपॉन सी स्क्वायर है करके। ये तो वजन है ना, तो इधर भी यूनिट तुम्हें देखने में केजी जैसा नहीं दिखते रहता है, लेकिन है केजी का ही यूनिट, ये मतलब मास का ही यूनिट है ये। ठीक है, तो इससे डरना नहीं है, मैं तो इसको ऐसा समझता हूँ 1 AMU इंटू सी स्क्वायर लिखा है, उसको 931 वोल्ट लिख रखा है करके। ठीक है, हर बार इसके जगह में इतना पुट कर सकते हैं। आई थिंक इनफ स्पून फीडिंग हो रही है तुम्हें। ठीक है, ये करना आप, ये कर लोगे तुम। ठीक है, वेरिएशन ऑफ बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन विथ मास नंबर। ठीक है, ये ग्राफ सुपर इंपॉर्टेंट है सीबीएसई में, जेई में, कंपटीशन में, दुनिया के हर जगह में। वेरिएशन ऑफ बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन विथ मास नंबर, और ये क्या जानते हो? ये एक एक्सपेरिमेंटल ग्राफ है, सबसे बड़ी बात। एक्सपेरिमेंटल ग्राफ तुम और मैं बनाते हैं क्या? कोई नहीं बनाता। कोई फॉर्मूले से निकलता है क्या ग्राफ? एक्सपेरिमेंटल ग्राफ जो है ऑब्जर्व करके अलग अलग साइंटिस्ट लोग की बहुत मेहनत का नतीजा होता है। ठीक है, उन्होंने देखा कि जैसे हाइड्रोजन को बनने में कितनी बाइंडिंग एनर्जी रिलीज हुई, हीलियम को बनने में कितनी बाइंडिंग एनर्जी रिलीज हुई, फिर उसको न्यूक्लियॉन के नंबर से उनको डिवाइड किया, जितनी रिलीज हो रही है डिवाइडेड बाय उनके न्यूक्लियॉन, तो ये ग्राफ पाया गया। दिस ग्राफ इज ऑब्जर्व्ड लिखा लिखा जाता है सीधे सीधे। ठीक है, ऐसा करके होता है, तुम्हें ऐसे बनाना है जितना मैं बता रहा हूँ। और भी इंट्रिकेसीज होती हैं, बट इतना बना दोगे तो काम हो जाएगा। इसमें कहीं पे यहाँ पे हाइड्रोजन एटम रखा होगा, ये ए वर्सेस बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन, या फिर इसी चीज को ना कभी कभी स्टेबिलिटी लिख देते हैं। ऑफ कोर्स, क्योंकि वही चीज स्टेबिलिटी दिखाता है, तो स्टेबिलिटी वर्सेस ए का भी ग्राफ यही है, और बाइंडिंग एनर्जी वर्सेस ए का भी ग्राफ यही है। इसमें ये जो होता है ना, ये होता है, तुम्हें रटना है, जैसे मुझे याद है, ये आयरन होता है। आयरन का कितना होता है? 56। और ये जो वैल्यू होती है इसकी, ये 8.8 होती है। 8.8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। समझ रहे हो? पर न्यूक्लियॉन है, तो टोटल एनर्जी कितनी रिलीज होगी अगर अगर आयरन बनता है तो? 56 इंटू इतना, 56 इंटू इतना रिलीज होगा अगर बनता है तो। अगर आयरन के कंस्टिट्यूएंट से आयरन बनता है तो इतना रिलीज होगा, बिकॉज दिस इज पर न्यूक्लियॉन। आई थिंक यू आर गेटिंग इट। ठीक है, ये न्यूक्लियर फिजन में कैलकुलेशन काम आती है। ठीक है, अब देखो, ये ऑब्जर्व ग्राफ है यार, इसमें जो हाइयर नंबर पे है, हाइयर जगह पे वो ज्यादा स्टेबल है। ठीक है,
तो यहाँ सभी लोग ना आयरन बनना चाहते हैं। जितने एलिमेंट हम जानते हैं, अगर हीलियम को समझो या फिर कार्बन को देखो या फिर नाइट्रोजन को देखो, तो सभी के सभी न्यूक्लियस से बात करें, उनके न्यूक्लियस से कि भाई न्यूक्लियस खुश हो, तो बोलेगा कि खुश तो नहीं हूँ। कार्बन का न्यूक्लियस बोलेगा आई एम नॉट हैप्पी। तो हम लोग बोलेंगे क्यों भाई, क्यों, क्या दुख है तेरी जिंदगी में? तो वो बोलेगा कि भाई मेरा सिर्फ 8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियाई, और देखो ना आयरन का कितना ज़्यादा है, मुझे आयरन के न्यूक्लियाई जैसा बनना है। ठीक है, तो हम लोग बोलेंगे कि ओके तू आयरन के न्यूक्लियाई जैसा बनना चाहता है तो क्या करेगा उसके लिए? तो क्या बोलेगा वो? भाई मैं फ्यूज़न करूंगा, मैं जुड़ूंगा लोगों के साथ, क्योंकि इसके न्यूक्लियाई में भाई ए इक्वल टू 12 वाला ए इक्वल टू 56 कैसे बन सकता है? ए इक्वल टू 12 वाला ए इक्वल टू 56 किसी के साथ जुड़ करके बन सकता है। अब आ जाते हैं यूरेनियम के पास में। ठीक है, ज़्यादा ही नीचे दिखा दिया मैंने यहाँ पे, इतना नीचे नहीं होता, थोड़ा सा ऊपर होता है, ऐसा करके होता है, देखो। ठीक है, स्ट्रेट लाइन तो डेफिनेटली नहीं है। हाँ हाँ, प्रैक्टिकल ग्राफ है। हाँ शाश्वत। ठीक है, फिर इनसे पूछते हैं यूरेनियम वालों से कि यूरेनियम 238 भाई खुश हो? तो वो बोलेगा खुश तो बिल्कुल नहीं हूँ। तो हम लोग बोलेंगे क्यों खुश नहीं हो? तो ये बोलेगा देखो ना यार, मेरे पास सिर्फ 8.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन, और आयरन भाई के पास बहुत ज़्यादा है, मेरे को भी आयरन बनना है। तो हम लोग बोलेंगे तू आयरन कैसे बनेगा करके? तो क्या बोलेगा ये लोग? फ्यूजन करके टूट जाऊंगा, मिट जाऊंगा, लेकिन बनूंगा आयरन। ठीक है, आयरन ना तो फ्यूजन दिखाएगा ना तो फिजन दिखाएगा कभी भी। तुम दुनिया के किसी भी स्टार को ले लो, स्टार समझते हो? स्टार में फ्यूजन हो रहा है, दो हाइड्रोजन मिल करके हीलियम बन रहे हैं, फिर तीन हीलियम मिल करके कार्बन बन रहे हैं, फिर कार्बन और हीलियम मिल करके कहीं जा करके ऑक्सीजन बन रहे हैं, समझ रहे हो ना? ठीक है, बहुत सारे कॉम्बिनेशन से वहां तक पहुंचते हैं, ऐसा नहीं कि हाइड्रोजन हाइड्रोजन हीलियम फिर हीलियम हीलियम कुछ और। ठीक है, वो बहुत सारे कॉम्बिनेशन होते हैं। ठीक है, तो दे आर ट्राइंग टू बिकम इनटू एन आयरन, और जब किसी स्टार में आयरन प्रोड्यूस हो जाए तो उसके बाद में वो मर जाएगा, वो स्टार है ना, दैट विल बी द डेथ ऑफ द स्टार, बिकॉज टू फ्यूल द स्टार देर विल बी नो मोर फ्यूजन टेकिंग प्लेस। ठीक है, हमारा सन तो अभी बच्चा है, अभी तो इसमें हाइड्रोजन से ही हीलियम बन रहा है। हाँ शाश्वत बोल। सर तो फिर आयरन से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट क्यों नहीं करता? आयरन से कैसे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेगा? आयरन तो कोई रिएक्टिविटी शो करेगा ही नहीं। आयरन तो सबसे ज्यादा स्टेबल है, उसके न्यूक्लियस को कुछ भी नहीं बोल सकता ना वो। हाँ, तो आयरन बना करके कोशिश कर रहे हैं ना हम लोग के न्यूक्लियर रिएक्टर, क्या कोशिश कर रहे हैं? हमारे न्यूक्लियर रिएक्टर में फ्यूजन को तो कंट्रोल कर सकते हैं हम, फ्यूजन को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं फिलहाल, है ना। वी डू नॉट हैव दैट टेक्नोलॉजी टू प्रोड्यूस फ्यूजन, है अब है, बट बहुत ही सेफ लेवल पे, मतलब बहुत ही कम लेवल पे, है ना। बाकी यूरेनियम 238 से जो हम लोग जो वो बनाते हैं बेरियम और क्रिप्टॉन जो बनाते हैं। हाँ भाई, क्रिप्टॉन मतलब सिर्फ ऐसा नहीं कि सुपरमैन वाला है ये, क्रिप्टॉन वाकई धरती में भी है। तो बेरियम और क्रिप्टॉन या फिर स्ट्रॉन्सियम, मतलब बहुत सारे कॉम्बिनेशन में ब्रेक होता है, या तो इस कॉम्बिनेशन में या तो और किसी कॉम्बिनेशन में ब्रेक होता है। तो ऐसा करते हैं हम लोग, क्या बना रहे हैं शाश्वत, किधर की तरफ जा रहे हैं? आयरन की तरफ ही जा रहे हैं। ठीक है, एग्जैक्टली आयरन नहीं बना पा रहा है, क्योंकि इसका फर्दर जो देखेगा ना तू, फर्दर हम जो बेरियम से आयरन तक पहुंचे, वो टेक्नोलॉजी हमारे लिए अनइकोनॉमिकल होगी। ठीक है, या तो उतनी टेक्नोलॉजी नहीं होगी, या तो उतने पैसे नहीं होंगे, या तो उतना बेनिफिट कॉस्ट का आउटपुट नहीं होगा। ठीक है क्या शाश्वत? ठीक है चल। तो ये एक्सपेरिमेंटल ग्राफ है। व्हाट डज दिस ग्राफ शो? व्हाट डज दिस ग्राफ शो? इन द बिगिनिंग ऑफ द ग्राफ the binding energy per nucleon increases, but after iron binding energy per nucleon decreases. It shows that iron is the most stable nuclei of all, and all the nuclei in the universe want to become like iron. ठीक है, they can achieve it by either fusion or fission. So all the elements which are heavier than iron nuclei, all the nuclei which are heavier than iron nuclei will tend to go for fission, and all those who are lighter tend to go और फ्यूजन। यू 238 के बारे में बात करें और एक यू 238 को बनाने के बारे में बात करें, है ना। यू 238 बनाना, यू 238 को तोड़ना नहीं बोल रहा हूँ। तो उसके लिए 238 इंटू 8.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट बाइंडिंग एनर्जी रिलीज हुई होगी।
ठीक है, टोटल बाइंडिंग एनर्जी, क्योंकि ये बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन है ना, ये वैल्यू याद रखनी है तुम्हें, 8.8 होता है करके। ठीक है, और ये जो ऐसे ऊपर नीचे थोड़ा डॉट डॉट बताया मैंने, वो थोड़े से वेरिएशंस है कि सडन चेंजिंग ऑफ, मतलब कुछ ज़्यादा स्टेबल हो जाएंगे तो उनका सडनली स्पाइक आ जाएगा। ठीक है, ये जो वेरिएशन इसको तुम बीएससी एमएससी लेवल पे पढ़ोगे। ठीक है, तो ये वाला पार्ट कंप्लीट हो भी गया। अब अगला पार्ट रेडियो एक्टिविटी, ये थोड़ा लंबा पोर्शन ऑफ द चैप्टर है। ठीक है, अभी समझो कि हमारा चैप्टर जो है 30% कंप्लीट हो भी गया है। ठीक है, 3 लेक्चर में और कंप्लीट हो जाएगा ये क्लास। तो तुम फिर क्या करोगे, होमवर्क करोगे और क्या? रुक जाओ, होमवर्क बता रहा हूँ, लीव मत करना। किसी को डाउट है तो पूछ सकते हो। बहुत इंटरेस्टिंग यार, बहुत। तुम्हें इंटरेस्टिंग नहीं लगता क्या फिजिक्स? मुझे तो लगता है स्टार स्टार के वीडियो देखते रहूं। इट्स जस्ट अ जॉब सर बोल दो, एक जॉब है सर जो कंप्लीट करना है बोल दो बस। ठीक है, तो ए और बी करना है तुम्हें, ए एंड बी सब्जेक्टिव के। बहुत कम क्वेश्चन है, दो दो क्वेश्चन है इसमें, ये लो, दो और दो। ठीक है, फिर ऑब्जेक्टिव में जब आओगे तो इसमें भी ए और बी करना है, इसमें भी ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, 5 और 4। ठीक है, तो एक डीपीपी बताऊंगा मैं मैथ्स का और फिजिक्स का, वो करना होगा तुम्हें फिर अब। ठीक है, डीपीपी विल बी देयर एज अ होमवर्क। ठीक है, अभी ग्रुप में डालता हूँ इसको। चलो, यू कैन लीव द ग्रुप, यू कैन लीव द मीटिंग।